हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जेडी आप लोगों को फिर से एक बार जेडी केमिस्ट्री क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के साथ लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम को डिस्कस करने जा रहा हूं। और आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक रिलेटेड है बोर्स मॉडल ऑफ एटम, जो कि हम लोगों ने पहले प्रीवियस डिस्कशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका लिमिटेशन जानने से पहले आप लोगों को बोर्स मॉडल ऑफ एटम एक्चुअली है क्या, वो जानना जरूरी है। तो हम लोगों ने वो ऑलरेडी डिस्कस किया है। उसमें क्या कहा कि बोर्स मॉडल ऑफ एटम में इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कुछ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, और जब तक उस सर्कुलर ऑर्बिट्स या पाथ में रहेगा वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लूज नहीं करेगा और गेन भी नहीं करेगा। इट मीन्स इट्स एनर्जी विल रिमेन फिक्स्ड इन a particular orbit as long as it stays there। ठीक है, जिसके वजह से हम लोगों ने एटम का स्टेबिलिटी एक्सप्लेन किया था यूजिंग बोर्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, और एट द सेम टाइम with the help of Bohr's model of atom we could explain the emission spectrum of hydrogen atom। क्योंकि बोर्स मॉडल ऑफ एटम के द्वारा ही हम लोगों ने ये एक्सप्लेन कर पाया कि हाइड्रोजन एटम में जो लाइंस वगैरह जो प्रोड्यूस होता है ना, फोटोग्राफिक प्लेट्स में, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम, वो आपका बोर्स मॉडल ऑफ एटम के द्वारा ही एक्सप्लेन किया था। Why? Because when electronic transition occurs, electrons emit radiations, and those radiations in the form of quanta strikes the photographic plate and lines are observed in the photographic plate. So it means what? Electrons, as long as it remains in a particular orbit, it neither lose or gain energy। वो ही है आपका बोर्स मॉडल ऑफ एटम का फंडा। लेकिन ये जो स्टेबिलिटी इन्होंने एक्सप्लेन किया है एटम का, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो डिटेल्स इन्होंने एक्सप्लेन किया, इन सब का करने के बावजूद भी इनमें कुछ ड्रॉबैक्स रह गया, यानी बोर्स मॉडल ऑफ एटम में कुछ ड्रॉबैक्स रह गया। और वो ड्रॉबैक्स क्या है, वही आज हम लोग जानने वाले हैं। तो मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर मेरा प्रीवियस डिस्कशन नहीं देखा होगा तो आप लोग प्लीज उसे देख लीजिएगा। मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का हर एक डिस्कशंस का पूरा प्लेलिस्ट का जो मेन मेजर फोल्डर है उसी को मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है, और सेम लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे भी दे रखा है। आप लोग उसे देखिएगा, समझिएगा, ताकि अभी जो मैं लिमिटेशंस जो समझाने वाला हूँ आप लोगों के साथ, डिस्कस करने वाला हूँ, वो आसानी से समझ में आए। ठीक है, क्योंकि आप अगर सिक्वेंशियली हर एक चीज को अगर जानेंगे तो आप लोगों के लिए भी सहायता होगा कोई एक टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो पहला लिमिटेशन क्या है? पहला लिमिटेशन है, देखिए, बोर्स मॉडल ऑफ एटम could not account for the finer details that is developed too closely spaced lines of hydrogen spectrum observed using sophisticated spectroscopic techniques। तो बोर मॉडल ऑफ एटम ने तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को तो एक्सप्लेन कर दिया, हाँ एक्सप्लेन कर दिया। उसमें जो मेजर लाइंस आता है फोटोग्राफिक प्लेट्स में, उन सबको तो एक्सप्लेन कर दिया। उन सब में जो मेजर लाइंस आता है वो किसके वजह से आता है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। लेकिन वो लाइंस के अलावा उसमें कुछ फाइन लाइंस और छोटा छोटा थिन लाइन, थिन मतलब और पतला पतला लाइंस भी रहता है। वो लाइन किसके वजह से आता है? जो मेजर लाइंस आता है वो तो मान लेते हैं कि वो आता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम वन एनर्जी लेवल या तो वन circular path to another circular path if electron transition takes place। But why some finer lines appeared? Major lines appear due to the electron transition from one level to another, but what is the reason behind the appearance of finer lines in addition to the
मेजर लाइंस व्हिच हैव बीन एक्सप्लेन्ड बाय बोर थ्योरी, वो किस लिए आता है? इसे एक्सप्लेन करने में बोर का मॉडल काम में नहीं आया, जिसके वजह से बोर का मॉडल का ये ड्रॉबैक्स बन गया। समझ में आया आप लोगों को, है ना? और नेक्स्ट ड्रॉबैक्स क्या कहता है, देखिए, बोर मॉडल ऑफ एटॉम कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटॉम्स कंटेनिंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन कॉल्ड मल्टी इलेक्ट्रॉन एटॉम्स। According to Bohr theory, one and only one spectral line can originate from an electron between two energy levels. But if a powerful spectroscope is used, certain single lines are found to split into a number of very closely related lines. The existence of such lines could not be explained on the basis of Bohr's theory. देखिए, सबसे पहला बात, बोर ने किस टाइप ऑफ एटम का एमिशन स्पेक्ट्रम या तो एमिशन हो या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को स्टडी किया? ओनली फॉर एटम्स कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन, नॉट फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन। ओनली फॉर स्पीसीज कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एटम्स कंटेनिंग या आयंस कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उन सबको बोर ने एक्सप्लेन किया। उन सब का जो स्पेक्ट्रा हम लोगों को मिलता है यूजिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उन सबको बोर का थ्योरी से हम लोग एक्सप्लेन कर पाए। लेकिन जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, जिनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 2, 3, 4, 5, 6, उन सब में जो स्पेक्ट्रम्स प्रोड्यूस होता है, उन सबको एक्सप्लेन करने में बोर का थ्योरी काम में नहीं आया। ठीक है, और एक बात, बोर ने कहा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल, some lines appear, but practically when you use sophisticated spectrophotometer, it has been found that such major lines which were supposed to be occurred if electron transition occurs from one level to another, it is found to split into number of fine lines। और उस लाइंस को बोर्स का थ्योरी ने एक्सप्लेन करने में असमर्थ रहा। समझ में आया? मतलब वो मेजर जो लाइंस है, वो मेजर लाइंस फिर से स्प्लिट हो जाता है और बाइफर्केट हो जाता है इनटू फाइनर लाइंस, और उनका एग्जिस्टेंस, उनके अपीयरेंस को एक्सप्लेन करने में बोर असमर्थ रहा। यानी बोर का मॉडल पूरी तरह से हर एक एटम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, या तो हर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। तो अल्टीमेटली दिस आल्सो बिकम्स ए ड्रॉबैक ऑफ बोर्स मॉडल, है ना? चलो अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। बोर्स थ्योरी failed to account for the effect of magnetic field on the spectra of atoms or ions. It was observed that when atoms emitting radiation is placed in a magnetic field, each spectral line is further split into number of lines. This phenomenon is known as Zeeman effect. देखा गया कि कुछ एटम्स में जब स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसमें कुछ फाइनल लाइंस प्रोड्यूस होता है, फाइन लाइंस प्रोड्यूस होता है। और वो फाइन लाइंस क्यों आता है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसे भी बोर थ्योरी ने एक्सप्लेन करने में काम में नहीं आया। मतलब वो भी आपका ड्रॉबैक्स बन के रह गया, जिसकी वजह से कहा कि यहाँ पे लिखा है कि effect of magnetic field on the appearance of lines in the spectra of atoms could not be explained. मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से जो एटम्स का जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, क्यों हुआ, क्यों चेंजेस आया उसमें, बोर थ्योरी ने ये आंसर नहीं दे पाया। समझ में आ रहा है? और ये जो effect of magnetic field on the spectra of atoms,
and it has been found that each spectral line gets further split into number of lines. उसे क्या कहते हैं हम लोग? ज़ीमैन इफेक्ट कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को? इसे हम लोग ज़ीमैन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, दिस फेनोमेनन इज नोन एज ज़ीमैन इफेक्ट। यानी ज़ीमैन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में बोर्स थ्योरी असमर्थ रहा। ठीक है, अब तक हम लोगों को ये 3 ड्रॉबैक्स मेजर, दीज आर द मेजर ड्रॉबैक्स। ठीक है, मेजर ड्रॉबैक्स हम लोगों को अब तक मिला है। अभी हम लोग चलो नेक्स्ट ड्रॉबैक में ये चलते हैं। नेक्स्ट ड्रॉबैक्स क्या है देखिए, बोर थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नोन एज स्टार्क इफेक्ट ऑन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। पहले हम लोगों ने क्या कहा, बोर्स थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द effect of magnetic field in the spectra of atom. Similarly, Bohr's theory could not explain the effect of electric field on the spectra of atoms. यानी both electric and magnetic field effect on spectra of atoms could not be explained with the help of Bohr's theory. क्यों? In case of the presence of both the fields, it has been found that there is the appearance of some finer lines. That means a major line which is supposed to appear in the photographic plates gets further split into fine lines which could not be explained with the help of Bohr's theory. This has become the drawbacks. Ultimately, it means that the explanation of Zeeman effect and star effect could not be done by Bohr's theory. समझ में आया आप लोगों को? इन शॉर्ट है ना। नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या है देखिए, बोर्स थ्योरी कुड नॉट प्रोवाइड एनी क्लू टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल अराइजिंग आउट ऑफ डायरेक्शनल बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स। ये और एक चीज है देखिए, बोर का जो थ्योरी है, ये इस थ्योरी की वजह से कोई भी मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स वगैरह रहते हैं, वो एटम्स रहने का वजह से वो एक मॉलिक्यूल का कलेक्टिव शेप क्या होता है या हो सकता है, इसने इसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया या कुछ सजेशंस नहीं दिया, जिसके वजह से ये बोर्स थ्योरी अगेन बिकम्स ए ड्रॉबैक। समझ में आ रहा है? क्योंकि एटम्स मिलके ही तो मॉलिक्यूल्स होता है और उस एटम्स का पर्टिकुलर कुछ तो शेप होगा। अगर एटम्स का कुछ पर्टिकुलर शेप होगा तो उसमें बॉन्डिंग होगा मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन होने के लिए। वो बॉन्डिंग्स का डायरेक्शन क्या है? अगर उस बॉन्डिंग में कुछ डायरेक्शंस होगा, दैट विल गिव राइज टू द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, दैट इज ओवरऑल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स arising out of the directional bonding between the atoms, and that could not be explained by the Bohr theory, and ultimately this has become a drawback of Bohr's model of atom. क्या बोला मैंने? आप लोगों को समझ में आया? Last drawback is that the main objection of Bohr's theory came from the new principle, namely dual nature of matter and uncertainty principle. हम लोगों ने already dual nature of electromagnetic radiation, that is particle nature and wave nature पढ़ लिया है ना? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ड्यूअल नेचर होता है, बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर। और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मतलब, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सिंपली इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग इस सिंपली एक चीज जान के रखिए, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस और इन स्पेस इन पर्टिकुलर स्पेस। तो ये जो ड्यूअल थ्योरी, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ही बोर थ्योरी का मेजर ऑब्जेक्शन हो गया है ना, क्योंकि they introduced the idea of wave character of electron in addition to the particle character and pointed out that path of the motion cannot be well defined. क्योंकि बोर ने कहा कि electrons are revolving around a circular path, around a definite path, around a stationary orbit. लेकिन as per the dual nature of matter uncertainty principle, it should not be like that. Means electrons are not supposed to find in a particular path or in a fixed position.
देयर लाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बोर ने ये प्रिंसिपल्स को थोड़ा भी यूज किया तो इस प्रिंसिपल की वजह से तो ये होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसा फिक्स सर्कुलर पाथ में नहीं होना चाहिए, उसी में कुछ अनसर्टेनिटी आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को रहने का इसमें पॉसिबिलिटी हो सकता है इस सर्कुलर पाथ में, लेकिन वो वहां पे रहेगा ही बोल के ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि बोर थ्योरी को समझने से पहले हम लोगों ने ये सब चीज को हम लोगों ने समझा था, ड्यूअल नेचर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यह कहता है कि कोई इलेक्ट्रॉन को एटम में रहने का पॉसिबिलिटी को हम लोग बोल सकते हैं। वी कैन नॉट एश्योर आवरसेल्व्स दैट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट देयर और इन दैट फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट। it cannot be well defined। तो ये क्या हुआ, बोर का कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। बोर ने कहा कि वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ होना चाहिए, ऑर्बिट होना चाहिए, लेकिन एज पर uncertainty principle and dual nature of electromagnetic radiation, it has ruled out the concept of well-defined circular path. Although Bohr has used the concept of some dual nature of electromagnetic radiation and uncertainty principle, this has become contradictory to that principle, है ना। इसका मतलब ये भी लास्ट में ड्रॉबैक साबित हुआ। बोर का जो मॉडल हुआ अल्टीमेटली इट हैज बिकम ए ड्रॉबैक, है ना। तो ये जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया, इस डिस्कशन से क्या पता चल रहा है कि एटम्स का एक्चुअल सिनारियो क्या है, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे बैठे हुए हैं, या तो वहां पे प्रोटॉन्स भी कैसे बैठे हुए हैं, ये हम लोगों को अब तक पूरा क्लियर सिनारियो हम लोगों को नहीं मिला। राइट फ्रॉम Thomson's model, Rutherford model, till now we have studied Bohr's model। हम लोगों को एग्जैक्ट सिनेरियो एटम्स के बारे में हम लोगों को नहीं मिला, ठीक है। तो क्योंकि हम लोगों को अब तक बोर्स मॉडल ऑफ एटम जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें सक्सेस तो मिला है कुछ भी, लेकिन एट द एंड वी हैव गॉट लॉट्स ऑफ लिमिटेशंस। फाइनली वी नीड टू डिस्कार्ड द बोर्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। तो उसे जब हम लोग डिस्कार्ड कर रहे हैं तो हम लोग को नया मॉडल में जाना चाहिए, उसमें क्या आएगा जानना चाहिए, है कि नहीं। उसे जानने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का जो मेरा डिस्कशन हुआ है ये आप लोगों को समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया आप लोग प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा बाय एनी सुटेबल मीन्स। और जितना हो सके आप लोग इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उन लोगों को भी कुछ बेनिफिट्स हो इस डिस्कशन के दौरान, ठीक है। तो आई लास्टली वांट टू थैंक यू फॉर योर पेशेंस टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में।